डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के 4th लेसन परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं आपको बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, बोर ने रदरफोर्ड द्वारा दिए गए नाभिकीय मॉडल में जो कमियां थीं उनको दूर किया था, क्योंकि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर ये एलिगेशन लगाया गया था, आरोप लगाया गया था कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे, अर्थात ऊर्जा का जब उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हों वो छोटी होती जाएंगी और इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में पहुंचकर अपने अस्तित्व को नष्ट कर देंगे। इस दोष को क्वांटम सिद्धांत की मदद से दूर किया गया और बोर ने इस दोष को दूर करके कुछ विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जो बोर की अवधारणाओं के नाम से जाने जाते हैं। इसका पहला तथ्य था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित अर्थात एक फिक्स्ड और स्टेशनरी कक्षाओं में मूव करते हैं, घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं वो कक्षाएं निश्चित होती हैं और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल या स्टेबल ऑर्बिट स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा स्तर क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में मूव करते हैं, घूमते हैं, उनमें प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, इस कारण इसको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि स्थायी कक्षाओं को दिखाया गया है जो कि नाभिक के चारों ओर हैं। इन स्थायी कक्षाओं को हम यदि क्रम से प्रस्तुत करें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये पूर्ण संख्याओं के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, शो की जा रही हैं। इनको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर KL M N आदि अक्षरों से भी शो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ K पहली कक्षा को शो करता है, L दूसरी कक्षा को शो करता है और M तीसरी कक्षा को, N चौथी कक्षा को शो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता है वह बिना ऊर्जा खोए हुए उसी कक्षा में घूम सकता है और जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा, ऊर्जा जो मुक्त होगी, निकलेगी, वो केवल क्वांटा में ही होगी। इस बात को बोर ने अपनी एजम्पशंस या अवधारणाओं में प्रस्तुत किया था, जो कि आपको मैंने बताया। सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, बोर-वरी नियम क्या है। इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित रहते हैं, इनके बारे में नील्स बोर और बरी ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको नील्स बोर और बरी का इलेक्ट्रॉन वितरण संबंधी नियम कहा जाता है। लेकिन यह लैंगम्यूर नाम के वैज्ञानिक ने जो अपना तथ्य प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षाओं में वितरित रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करके, सुधार करके अपनी बात के लिए प्रस्तुत किया। और बोर-वरी ने जो तथ्य दिए वो इस तरह से थे। फर्स्ट स्टेप था कि परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, अर्थात कोई भी कक्षा है, चाहे पहली कक्षा हो या दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी कक्षा हो, उसमें मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां n द नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करता है। जैसे कि मान लीजिए प्रथम कक्षा है K, तो K दैट मीन n = 1, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के हिसाब से 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1,
इंटू 2, तो ये क्या होगी 2। तो पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चूंकि ये दूसरी कक्षा है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8। अब तीसरी कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18। इसी प्रकार से फोर्थ ऑर्बिट एन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 या 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। सेकंड स्टेप ये दिया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि नियम 1 के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर जाएं, उसके बाद अगली कक्षा प्रारंभ हो। हकीकत ये है कि जब किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसके बाद नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। थर्ड स्टेप ये दिया गया कि परमाणु की वाई कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और उससे पहली वाली कक्षा जो होती है उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कोई भी परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और जब उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। फोर्थ रूल ये बताया गया कि सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि नियम थर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन न भर जाएं कक्षाओं में। तो इस प्रकार से नील्स बोर और बरी ने अपनी इलेक्ट्रॉन वितरण संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से कुछ तत्वों के परमाणुओं के नाम, उनके परमाणु क्रमांक और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन, नियोन, ये दिए गए हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो दूसरी कक्षा अर्थात एल कोष में जाएगा। जैसे कि आप कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब रह गए 4 इलेक्ट्रॉन शेष, वो इसके दूसरे कोष या एल में जाएंगे। जैसे कि नियोन का परमाणु क्रमांक है 10, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन जो इसके दूसरे कक्ष में जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ परमाणुओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके परमाणु क्रमांक भी दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सोडियम को ले रहा हूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे होगा? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10 होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो उसके तीसरे कक्ष में एम कोष में जाएगा। जैसे कि सल्फर का परमाणु क्रमांक दिया हुआ 16, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे जो इसके एम कोष में जाएंगे। कुछ और भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। जैसे आप कैल्शियम को देख रहे हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10। अब जो 10 बचे वह भी वितरित होंगे। कैसे कि 8 और 2, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और शेष बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वो जो है उसके फोर्थ कोष या एन कोष में समावेशित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।